नमस्कार, अनादि टीवी में आपका स्वागत है। आज केंद्र सरकार का अंतरिम बजट पेश किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट को पेश किया और इस बजट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो प्रतिक्रिया दी है वो खासी देश के भविष्य को निर्धारित करने वाली प्रतिक्रिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभों को सशक्त करेगा। युवा, गरीब, महिला, किसान सभी को ये बजट सशक्त करेगा। बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। तो आइए सुनिए क्या कहा प्रधानमंत्री जी। इंट्री बजट तो है ही, लेकिन ये बजट इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट है। इस बजट में कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। मैं निर्मला जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो चलिए इस अंतरिम बजट पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा जो कांग्रेस से हैं, और बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रेम व्यास जी। तो स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में, प्रेम जी आपका और धर्मेंद्र शर्मा जी। प्रेम जी, देखें तो 2014 से केंद्र में आपकी सरकार चल रही है और ये जो है निर्मला सीतारमण जी का 6वां बजट है जो कि अंतरिम बजट आया है। आम आदमी जो कि मध्यम वर्ग है खासकर, उसके लिए इसमें कुछ दिख नहीं रहा है। अंतरिम बजट था, आप चुनाव में जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जा रही है। बजट में कोई ऐसी लोक लुभावन घोषणा नहीं दिख रही है जो एक बड़े वर्ग को अपनी तरफ जोड़ खींच सके। तो क्या सिर्फ राम नाम की वैतरणी आपको पार करा देगी लोकसभा चुनाव में, या ये बजट में कुछ और होना चाहिए था? पूर्व के बजट से वे भी सर्वांगीण विकास को प्रेरित थे, चाहे वे किसी भी वर्ग का हो। वे गरीब वर्ग के लिए भी उसमें योजनाएं थी, मध्यम वर्ग के लिए भी थी और जो एक उच्च वर्ग के लिए थी वो भी थी, और उन योजनाओं से लाभ भी हुआ है। आप ग्रामीण अंचल से अगर हम प्रारंभ करेंगे तो ग्रामीण अंचल में भवनों का निर्माण हुआ है, शौचालयों का निर्माण हुआ है, उज्ज्वला के माध्यम से कनेक्शन दिए गए हैं। ग्रामीण जो सड़कें बनी है वह है लगभग 11 करोड़ शौचालय बने हैं। उसके बाद जनधन खाते से समूचे भारत से 48 करोड़ लोगों को जोड़ा गया है जो डिजिटलाइजेशन के माध्यम से आज भी कार्य कर रहे हैं। और अगर समूचे भारत के परिवेश में बात करेंगे तो सर्वांगीण विकास के साथ में भारत विकास के पथ पर अग्रसर है। और ये हमारा आंतरिक बजट ही होता है जो फ्यूचरिस्टिक इंडिया को डेवलपमेंट में आगे ले जाएगा, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट की बात हो, शहर के डेवलपमेंट की बात हो या फ्यूचर की बात हो। और अभी पिछले टैक्स स्लैब में कुछ चीजों की सुविधा दी थी और उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। दूसरा जो घरों की स्थिति है, पूर्व में ग्रामीण अंचल में लगभग 70% जो योजना थी वो ग्रामीण अंचलों में भवन निर्माण हुआ है। और अभी मध्यम वर्गीय के लिए सबसे प्रमुख जो होता है वो घर होता है, और उस घरों के माध्यम से अब मध्यम वर्गीयों को भी अपने घरों के लिए बहुत सस्ते दामों पर कर्ज भी दिया जाएगा और अंकित करके महत्वपूर्ण उनको मदद भी दी जाएगी। और दूसरा, टैक्स स्लैब में 7 लाख तक पहुंचा दिया गया है। आप देखेंगे पिछले कई वर्षों में 34 से 35 लाख प्रेम जी, युवाओं की भी बात की गई है। प्रधानमंत्री जो अपना जो प्रतिक्रिया दी है उसमें जो उन्होंने पूरे सेक्टर में युवाओं को भी रखा है, लेकिन बड़ी बात यह है युवाओं के रोजगार को लेकर इस अंतरिम बजट में कोई ऐसी चीज नहीं दिख रही कि देश का वो युवा वर्ग जिसने 2014 में आपकी सरकार को इतना बहुमत के साथ सर आंख के ऊपर बैठाया था, 2019 में जिसने आपका साथ दिया था, उस युवा वर्ग के पास आपको देने के लिए अभी इस बजट में कुछ नहीं दिख रहा है। युवा बजट के नाम पर हमने स्किल्स इंडिया पूर्व से चला चुके, और स्किल इंडिया का जो बजट था, आवंटन हुआ था, उसके तहत 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया।
54 लाख युवाओं ने प्रशिक्षित होने के पश्चात में लोन लिए बैंक के माध्यम से, और आज वे इस परिस्थिति में कि वे दूसरे युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। शिक्षा की अगर बात करेंगे तो नई 300 से ज्यादा नई यूनिवर्सिटियां खोली है, जिसमें शिक्षा का स्तर सुधारा गया है, और 2020 में नई शिक्षा नीति लेकर आए थे, जिस शिक्षा नीति का प्रचार और प्रसार पूर्व में किया था, और उसके तहत अब जो युवाओं की टीम तैयार होगी, निश्चित रूप से वे रोजगार उन्मुख होगी। वह निकलते से स्किल्स के माध्यम से भी और शिक्षा के माध्यम से भी। और उसी में मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगा, पीएम मुद्रा। उसी समय पर पीएम मुद्रा वो भी चलती रहेगी एज इट इज। उसमें 43 करोड़ के लगभग की राशि दी गई थी, और उसमें भी जो युवा महिलाएं हैं, जो बच्चियां जो 18 वर्ष क्रॉस कर गई थी, ऐसे लगभग 30 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए। तो निश्चित रूप से युवाओं के लिए भी था, किसानों के लिए भी था, गरीब शोषित वंचित वर्ग के लिए था, और उसी का प्रभाव है कि लगभग 25 करोड़ लोग भारत से बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए। और दूसरा, रक्षा से संबंधित बात भी की गई, और अभी रक्षा के बजट को बढ़ाया गया। आप अभी अगर पिछली 26 जनवरी की परेड देखेंगे तो उसमें 2 मुख्य चीजें थी। एक मुख्य बात यह थी कि उसमें 70% महिलाओं की भागीदारी हुई थी। वे थल सेना से थे, जल सेना से थे, नभ सेना, तीनों सेना से थी। और उसके बाद में जो 1500 के लगभग महिलाओं ने उसमें प्रदर्शनी जो नृत्य कार्यक्रम हुए थे उसमें भी भाग लिया। और भारत की चलिए प्रेम जी, हम आपके पास आएंगे। प्रेम जी, हम आपके पास फिर से आएंगे। हमारे साथ पूर्व वित्त मंत्री मध्य प्रदेश के राघव जी जुड़ चुके हैं, जिनको लंबा अनुभव है वित्तीय मामलों का। लगातार 10 साल तक उन्हें मध्य प्रदेश का बजट प्रस्तुत किया है। और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। अब रमेश जी, आपका स्वागत है। राघव जी भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राघव जी भाई, पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो बजट के लेकर जो आया है अंतरिम बजट, तो इसकी जो इसमें क्या इतने लिमिटेशन होते हैं कि कोई जनता को ज़्यादा सौगातें नहीं दे जा रही हैं? तो क्या ऐसी कोई लिमिटेशन होते हैं, या चूंकि चुनावी साल है, आपको 2-3 महीने बाद चुनाव में जाना है पार्टी को, तो क्या यहाँ पर कुछ ऐसा और नहीं हो सकता था कि आम आदमी को टैक्स में छूट की जो मांग वो कर रहा है या उसकी उम्मीदें हैं वो पूरी हो, रोजगार के नए अवसरों की बात हो, और भी लोगों को जो सुविधाएं दी जा सके उसके बारे में बात की जा सके? भाई जी, आवाज मिल रही है? चलिए फिर से राघव जी से बात करने की कोशिश करेंगे। धर्मेंद्र जी, आपने सुना प्रेम जी जो कह रहे हैं, अब आप बताइए विपक्ष के नाते आपकी क्या अपेक्षाएं इस बजट में होनी चाहिए थी जो नहीं हुई हैं? देखिए, ये तो अंतरिम बजट था, इससे क्या उम्मीद लगानी थी। 10 साल से जब से माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से केवल और केवल भाजपा की सरकार, तो कहना गलत होगा, मोदी जी की सरकार केवल और केवल मीडिया मैनेजमेंट और इवेंट के माध्यम से देश को रंगीन ख्वाब दिखाने में व्यस्त है और झूठ और जुमले परोसने का काम कर रही है। इसके अलावा कोई नया काम इन्होंने मूल बजट में नहीं किया, तो अंतरिम बजट में क्या करते? 2014 में मोदी जी आते हैं, गाल बजाते हैं और बोलते हैं मैं 2 करोड़ युवाओं को सालाना रोजगार दूंगा। उस हिसाब से 10 साल में 20 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, पर आज देख लीजिए 40 साल के सबसे बुरे दौर से हिंदुस्तान बेरोजगारी से गुजर रहा है। ये हम नहीं करे, सरकार के आंकड़े करें। इनके वित्त मंत्री सदन में खड़े होकर स्वीकार करते हैं कि हम केवल 7.5 लाख युवाओं को नए रोजगार दे पाए। ये हालत तो रोजगार की है। बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मेरी सरकार बड़ी ताकत से नारा लगाया था, लेकिन आज महंगाई की हालत ये है कि जो बजट देश का बनता है, एक बजट घर का बनता है, जिसे हमारी माताएं बहनें चलाती हैं। उस हो, सरसों का तेल हो या रसोई गैस का सिलेंडर हो, हर चीज महंगाई से परेशान है। सरसों का तेल जो 65 रुपए लीटर था, फिर भी महंगाई से परेशान है, फिर भी जनता इनके पास चुनती है इनको। धर्मेंद्र जी, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। धर्मेंद्र जी, रमेश शर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगा कि ये बजट आपकी नजर में कैसा बजट है? सबका समावेशी बजट जो कहा जा रहा है, क्या वाकई में समावेशी बजट है ये? देखिए, मोटे तौर पर ये अंतरिम बजट है, ये पूर्ण बजट नहीं है। तो अंतरिम बजट में कोई नीति विषयक निर्णय होगा, कोई नई बात होगी, उसकी संभावनाएं बहुत कम रहती हैं। कई बार बहुत विशेष परिस्थितियां आती हैं, तभी उसमें नीति विषयक बात रहती है। इस बजट को हम ये देख सकते हैं कि वो जो उन्होंने दिए हैं, तो ज्यादातर पिछले 10 वर्षों में जो उन्होंने काम किया है उसकी प्रगति के उन्होंने उसमें आंकड़े दिए हुए हैं। दूसरा, भविष्य की बात केवल उन्होंने एक नई लाइन में आई है
कि मध्यम वर्गों के लिए वो मकानों की व्यवस्था करेंगे। और दूसरा थोड़ा सा परिवर्तन जो दिख रहा है वो आर्थिक बजट में दिख रहा है, बाकी सारा का सारा मेंटेन किया गया है। तो अंतरिम बजट में बहुत ज्यादा हमको उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। अंतरिम बजट लगभग ऐसा ही होता है। तो मेरी दृष्टि में ये बजट ना तो इसको बहुत आलोचना का विषय ये बजट है और ना बहुत प्रशंसा का बजट है, इसमें कुछ सम बजट हमको मानना चाहिए। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने अपना पदभार संभालने के साथ उन्होंने एक नया मंत्र दिया था, ज्ञान का सम्मान। तो उनके ज्ञान के सम्मान में जी से गरीब था, ए से अन्नदाता था, युवा था, वाई से, और एन से नारी ने महिला। तो उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के लिए इन 4 चीजों पर फोकस किया था। वो जो आंकड़े अभी प्रगति के आए हैं कि इतनी बहनें जो हैं वो करोड़पति लखपति बनी हैं, इतने गरीब मुक्त हुए हैं। तो कुल मिलाकर के आवास और भोजन का वो जो प्राथमिकताएं दी हैं उसके प्रगति के आंकड़े आए हुए हैं। तो बाकी नई नीति की इसमें मुझे बहुत ज्यादा संभावना नहीं दिखी। तो इसलिए मेरी दृष्टि में इसको हमको सम बजट मानना चाहिए, ना आलोचना इसकी ना प्रशंसा इसकी। बाकी जो आंकड़े आए हैं उनके सत्यापन पर कितने प्रतिशत सच हैं इस पर चर्चा कभी आगे होगी। जी राघव जी भाई, आपसे जानना चाहूँगा मैं, आप तो वित्त मंत्री भी रहे हैं मध्य प्रदेश के, लंबे समय तक आप इन चीज़ों को देखा है, टैक्स कंसल्टेंट भी आप हैं। एक तो आम आदमी की उम्मीदें पूरी नहीं हुई जो टैक्स में राहत की बात है, लेकिन दूसरी चीज़ जो इस पूरे बजट में जो दिखाई दे रही है कि वित्त मंत्री जी ने कहा कि 25 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, लेकिन 86 करोड़ लोगों को हमको मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है, वो अगले 5 साल तक देना पड़ रहा है। तो क्या गरीबी रेखा से ऊपर आने के जो आ चुके हैं उनको भी मुफ्त अनाज देने की ऐसी कोई बाध्यता है सरकार के पास कि उनको भी मुफ्त अनाज दिया जाए, या इसको एक्सपोर्ट करके देश के संसाधन बढ़ाए जा सकते थे? राघव जी, लगता है राघव जी से हमारा संपर्क टूट गया है। प्रेम जी जो मेरा राघव जी से सवाल था वही सवाल मैं आपसे दोहराना चाहूँगा कि 25 करोड़ लोग तो आप कह रहे हैं गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, लेकिन दूसरी तरफ आपको मुफ्त अनाज बांटना पड़ रहा है जो कोरोना काल में शुरू किया गया तो अगले 5 साल तक लिए फिर बढ़ाना पड़ रहा है। तो ये ऐसी ज़रूरत क्यों है? यदि वो गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं तो उनको सक्षम बनाइए, चूँकि आत्मनिर्भरता का हम मंत्र लेकर चल रहे हैं, वो आत्मनिर्भर हों, देश के विकास में योगदान दें, वो क्रय शक्ति उनकी बढ़ गई होगी तो उसका उपयोग करें। तो ये स्थिति क्यों? देखिए, मैं दोनों बातों के जवाब देता हूँ। जो मेरे मित्र ने प्रश्न करा था उसका भी जवाब दे देता हूँ, उसके बाद मैं आपकी बात का जवाब भी दे देता हूँ। जैसे इन्होंने कहा नौकरियों को लेकर, तो मनमोहन सिंह साहब के शासनकाल में ईपीएफओ का डाटा, वो भी निर्मला सीतारमण जी ने पटल पर खड़े होकर कहा था 11 करोड़ लोग ईपीएफओ से जुड़े थे, अभी 27 करोड़ लोग ईपीएफओ से जुड़े हैं, मतलब 16 करोड़ रोजगार सर्जन हुए हैं। ईपीएफओ देने का मतलब है कि वो व्यक्ति कमा रहा है तब तो दे पा रहा है। 75 से ज्यादा अगर एयरपोर्ट बने हैं तो रोजगारों का सर्जन हुआ है, अगर भवनों का निर्माण हुआ है तो रोजगारों का सर्जन हुआ है, शौचालयों का निर्माण हुआ है तो रोजगारों का सर्जन हुआ है, अगर एम्स का निर्माण हुआ है तो रोजगारों का सर्जन हुआ है। आईआईटी, ट्रिपल आईआईटी, एयरपोर्ट, आप उनकी संख्या देखिए और रोजगार सर्जन देखिए। दूसरा, जो कैपिटल एक्सपेंडिशन था भारत का, वो एक समय पर 3.5 करोड़ रुपया था, उसके बाद में 5.50 पे आया, उसके बाद 7.5 पे आया, और उसके बाद 10 लाख करोड़ तक हम लेके गए। जो कैपिटल एक्सपेंडिशन होता है, आप अगर डायरेक्ट, जो आपका प्रश्न था सम्माननीय का, कि आप अगर डायरेक्ट किसी को बेनिफिशियरी योजना देते हैं तो निश्चित रूप से वो 10 पैसे, 20 पैसे, 30 पैसे या 40 पैसे मार्केट में आता है। लेकिन अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिशन के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो 3.25 से 4 रुपया मार्केट में आता है। तो निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य वैकल्पिक चीजों को बहुत महत्व मिलता है। दूसरा, महंगाई दर की बात अगर आपने कही, हम 10वीं से 5वीं पोजीशन पे भी आए, हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी के तरफ बढ़ रहे हैं। और दूसरा, आज ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, हम इसमें फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे विराजमान है। परचेसिंग पावर पैराडाइज में भी हमारी प्रेम जी, मुझे लगता है जो मेरा मूल सवाल था शायद आप
उसको नहीं समझ पाए, आप बताना नहीं चाह रहे हैं, आपकी कोई मजबूरी होगी। मैं फिर समझ धर्मेंद्र जी से समझ लेता हूँ। मैंने पहले कहा कि जो प्रश्न आ जाए उसके जवाब दे दूं, फिर आपके प्रश्न पर आ जाता हूँ। देखिए ये तो जो आप बता रहे हैं ये तो हमने वित्त मंत्री जी के भाषण में सुन ही लिया, बहुत सारी चीजें आ गई हैं। मैं तो वो जानना चाह रहा था कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि जिसकी वजह से एक तरफ तो हम गरीबी रेखा से ऊपर होते हैं लेकिन दूसरी तरफ मुफ्त अनाज बांटना पड़ता है। देखिए, वो बहुआयामी गरीबी से मुक्ति के बाद कुछ समय मेंटेनेंस के लिए होता है ताकि उनका सर्वांगीण विकास में कहीं भी रोड़ा ना अर्जित हो। आप देखिए, अगर मूलभूत आवश्यकताएं और सुविधाएं व्यक्ति को दे दी जाए तो निश्चित रूप से वो सर्वांगीण विकास की तरफ अग्रसर होता है। ऐसा नहीं है कि आज वो बहुआयामी गरीबी से मुक्त हो गया और कल से पुनः उसी गरीबी में चला गया। हमने जिस तरह से लोन बांटने का कार्य करा, हमने जैसे पशुपालक मत्स्य पालकों को लोन बांटने का कार्य करा, तो एक तरफ सर्वांगीण विकास के तहत उनको मूलभूत सुविधाएं दे रहे हैं, दूसरी तरफ उनके समुचित विकास के कार्यक्रम भी कर रहे हैं ताकि वो विकास पथ पर अग्रसर होकर उस पोजीशन पर पहुंच जाए जहां से पीछे रिवर्स होने की स्थिति ना उत्पन्न हो। इसीलिए ये सब योजनाएं चलाई जा रही है। चलिए राघव जी भाई, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आवाज तो आ रही है लेकिन बहुत स्लो आ रही। मैं जरा जोर से बोलने की कोशिश करता हूँ। तेज करिए जी। भाई जी, ये जानना है कि जो अंतरिम बजट आया है तो इसमें क्या आपको कुछ ऐसा कुछ लगता है कि इसमें और कोई गुंजाइश थी जो ज़्यादा से ज़्यादा देशवासियों के फायदे के लिए संदेश एक हो सकता था? क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि आपने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के तरह जो 40,000 डब्बे बढ़ाने की बात की है, लेकिन इसको हम उसको दूसरी तरीके से देखते हैं तो वंदे भारत का टिकट महंगा होता है, आम आदमी जो है गरीब आदमी वो वंदे भारत अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो क्या इसके जो सामान्य ट्रेनें हैं, जो पैसेंजर ट्रेनें हैं, क्या वो उनकी कमी होगी? तो ये जो दो वर्ग भारत में जो बनते हुए दिख रहे हैं कि हम तरक्की के बुलेट ट्रेन पर तो जा रहे हैं लेकिन वो पैसेंजर ट्रेन खत्म होती जा रही है, शटल खत्म होती जा रही है, तो क्या ये बजट में यहाँ कोई कमी आपको दिख रही है कि इसका भी समावेश होना चाहिए था? देखिए, आम पैसेंजर्स के लिए तो वास्तव में व्यवस्था बनी रहना चाहिए, बल्कि एक्सप्रेस ट्रेन और मेल ट्रेन के अलावा पैसेंजर ट्रेन तो हर रूट में 1-2 रोज चलना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी उसी में यात्रा कर सकता है। इन्होंने 40,000 कोचेस को कन्वर्ट करके और वंदे भारत में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आम आदमी के लिए कोचेस कम नहीं होना चाहिए और पैसेंजर ट्रेन चलती रहना चाहिए। जी भाई जी, आपको क्या लगता है कि इस बजट से मध्य प्रदेश को क्या फायदा होगा जो अंतरिम बजट आया है? क्योंकि वो उसमें आवाज बढ़ाने की बात जरूर की गई है लेकिन रोजगार युवाओं को लेकर कोई ऐसी बात इसमें नहीं दिख रही है। नहीं, इसमें मुख्य रूप से टूरिज्म से मध्य प्रदेश को लाभ हो सकता है काफी, क्योंकि उन्होंने कहा कि टूरिज्म के लिए एलोकेशन ज्यादा कर रहे हैं और राज्यों को टूरिस्ट सेंटर डेवलप करने के लिए मदद देंगे। तो जब वो मदद देंगे तो जाहिर है कि रोजगार के अवसर भी इसमें बढ़ेंगे और मध्य प्रदेश में टूरिज्म की संभावना अच्छी है, इसलिए मध्य प्रदेश उसका अधिकतम लाभ ले सकता है। तो ये एक प्रोग्राम है जिससे मध्य प्रदेश को लाभ हो सकता है। जी, बल्कि हम चूंकि चर्चा करें इसी बीच में खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी जो है, इसके अलावा जो बात और भी सेक्टर की करें, हम यदि किसानों की बात करते हैं तो किसानों के लिए नैनो डीएपी की बात यहाँ पर की गई है, जो किसानों को जो अभी तक जो लाभ दिया जा रहा है वो उसकी बात की गई है। सोलर रूफटॉप यदि लगाते हैं तो 1 करोड़ घरों में जो है 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की बात की गई है। लेकिन दिल्ली की जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, वो तो सोलर रूफटॉप पे 400 से ज़्यादा जिनकी यूनिट का खर्चा है उनका भी बिजली माफ करने की बात कर रही है। तो यहाँ पर और नहीं लगता आपको कि और गुंजाइश करनी थी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर्षित हो सकें सोलर रूफटॉप की तरफ? देखिए, हमारी जितनी भी योजनाएं होती वो सर्वांगीण विकास के लिए होती, और दूसरी चीज है कि हर वर्ग तक उसका लाभ मिले और हर क्षेत्र तक उसका लाभ मिले, चाहे वो भारत का ऐसे अछूते क्षेत्र जहां पर आजादी के पश्चात अटल ज्योति योजना के अंतर्गत जो बिजली पहुंचाई गई। आप देखिए ना, इसीलिए जो एक समावेशी लाभ जनता को मिलता है वो सब योजनाओं का एक सामूहिक रूप से जो क्रियान्वयन होता है उसके पश्चात होता है। और जब एक योजना को वितरित करने के लिए अगर एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम अपनाना पड़ता है तो निश्चित रूप से कहीं उसका प्रारूप छोटा या बड़ा होता है, पर उसके लाभ में आने वालों का दायरा निश्चित रूप से संकुचित होने से ज्यादा बड़ा हो जाता है।
तो जितनी भी योजनाएं थी वे जनहितैषी थी। और अभी जो युवाओं से संबंधित जो आपने बात करी थी, मैंने इसीलिए आपको बताया कि हम मुद्रास्फीति में भी दे रहे हैं, हम स्किल डेवलपमेंट्स के कार्य भी कर रहे हैं, हम शिक्षा के संबंध में भी कार्य कर रहे हैं। और अभी मध्य प्रदेश में लगभग 25 मेडिकल कॉलेजेस भी बने, जिसमें अब 4000 डॉक्टर्स पर ईयर निकलेंगे। अगर 4000 डॉक्टर्स पर ईयर निकलते तो वे स्वरोजगार की तरफ प्रेषित होते। और केंद्र का जो आंकड़ा पूर्व में आया था उसमें लगभग 6 लाख लोगों को रोजगार दिए गए थे। तो हम दोनों माध्यमों से कार्य कर रहे हैं, हम स्वरोजगार के माध्यम से भी कार्य कर रहे हैं और रोजगार भी दे रहे हैं। दूसरा, किसानों से संबंधित जो बजट था उसको पूर्व से 3 गुना कर दिया गया था और किस एफटीपी एफटीओ निर्धारित किए गए थे। और जो हमारा आकलन था, आंकड़ा था, वो हमने जो सोचा था 2024 में अचीव करेंगे, वो हम 2023 में अचीव कर चुके। और उसकी सुविधाएं किसान आज ले रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड की बात हो या पूर्व में ये तो खैर बातें हो गई, आपने पहले भी बताया था किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ लोगों को मिल रहा है, किसानों को मिल रहा है। एक धर्मेंद्र जी, एक बड़ी बात यहाँ पर इस बजट में, अंतरिम बजट में की गई है कि जो आशा कार्यकर्ता हैं, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका हैं, उनको भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जाएगा। एक अच्छी पहल यहाँ पर दिखाई देती है। आपको लगता है कि जो गरीबों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज की सरकार की जो स्कीम है, वाकई में एक अच्छी पहल यहाँ पर दिख रही है? प्रभु जी, आप तो मध्य प्रदेश को काफी करीबी से देखते हैं और पूरे देश की राजनीति पर भी निगाह रखते हैं। अभी आपको पता है आयुष्मान में कितने लोगों को इलाज मिल रहा है? आयुष्मान के नाम पर कितना बड़ा गोरख धंधा और कितना बड़ा भ्रष्टाचार का काम किया गया और आज की डेट में आयुष्मान कार्ड पर किसी को इलाज नहीं मिल रहा है। ये स्कीम लगभग बंद होने की कगार पर है मध्य प्रदेश में। मैं कई सारे उदाहरण आपको बताता हूं। दूसरी चीज, ये सरकार केवल और केवल मीडिया मैनेजमेंट और इवेंट मैनेजमेंट में, वो एक बशीर बद्री जी की शायरी थी ना कि तुम्हारी किताबों का मौसम, तुम्हारी किताबों में मेरे गांव का मौसम गुलाबी है, जमीन पर आकर देखो हालात क्या है। लेकिन आपकी सरकार में भी मौसम गुलाबी था। जो गरीबों को सस्ती बिजली जो योजना थी 100 यूनिट की, मैं आपको बता देता हूँ कि बड़े लोगों को भी मिली। तो मैं भाजपा के मित्र प्रवक्ता ही बैठे हैं, आपके माध्यम से सवाल करना चाहता हूँ। 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी, खूब गाल बजाए थे, बता दें कितनी स्मार्ट सिटी बनी है। इनके सांसदों ने कुछ गांव गोद लिए थे, आदर्श ग्राम योजना लाएंगे, गांवों को आदर्श ग्राम बनाएंगे। वो गांव आज भी गोद में है, गोद से नीचे उतर गए, जबकि 9 साल से ऊपर हो गए इनकी सरकार को। 9 महीने में बच्चा हो जाता है और 9 साल में बच्चा स्कूल जाने लायक हो जाता है, लेकिन लगता है वो गांव आज भी गोद में है। विदेशों से काला धन लाएंगे, क्या हुआ काले धन का? कोई बोलता है काले धन पर? काले धन की बात करें तो ये बोल ही नहीं पाते। हरे गरीब के खाते में जैसे 15 लाख डालने का इन्होंने जुमला दिया था, ऐसे ही अभी तक ये सारी की सारी। चलिए, वो प्रेम जी तैयार हैं। प्रेम जी संक्षेप में जवाब, प्रेम जी संक्षेप में जो सवाल आपसे किया है उसका जवाब दे दीजिए संक्षेप में। मतलब ये होता है कि उस गांव में मूलभूत सुविधाओं को उस व्यक्ति द्वारा पहुंचाना। क्या गांव में सड़क नहीं पहुंची है? क्या गांव में बिजली नहीं पहुंची है? क्या गांव में गैस का कनेक्शन नहीं पहुंचा है? आपकी नजर में गांव गोद लेने का मतलब होता है कि एक नया गांव पैदा हो जाना उस गांव में से, जो संभव नहीं है मित्र। और दूसरा जो आपने बात करी थी उसका भी जवाब ले लीजिए कि कुछ तो कमी रही होगी तेरे ही किरदार में, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो आपने अपने किरदारों को अगर अच्छे से निभाया होता तो जनता बेवफा नहीं होती। लेकिन यहाँ उल्टा सिस्टम है, कांग्रेस ही बेवफा हो गई। और दूसरा जो आपने काले धन से रिलेटेड बात करी थी, थोड़ा सा इंटरनेशनल न्यूज को एक बार पढ़ लीजिए। इंटरनेशनल न्यूज अभी की जो ये आ रही है कि अब भारत का पैसा बाहर नहीं जा रहा है। दूसरा जो खाते थे वे सीज हो चुके हैं और अब पैसों का अंतरण उन खातों में पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। 8 लाख हजार करोड़ से ज्यादा की रिकवरीज हुई है, लेकिन आपको संकुचित मानसिकता के तहत वो प्रदर्शित नहीं होता। और दूसरा जो आपने 15 लाख की बात करी थी, निश्चित रूप से सर्व सुविधाएं 15 लाख से ज्यादा मध्य प्रदेश की और जितने भी राज्य उनकी जनता को मिल चुकी है। इसीलिए सर्वांगीण विकास में भारत आज 5वीं पोजीशन पर पहुंचा है। चलिए, मुझे लगता है आप लोग का हो गया सवाल जवाब। रमेश शर्मा जी, ये जो बजट है, आपने जो सवाल वो तो सुन ही लिया। ये कह रहे हैं कि 9 महीने में बच्चा जो है 9 साल में स्कूल जाने लगता है और तमाम बातें। लेकिन ये जो बजट अंतरिम बजट है, इसमें वित्त मंत्री ने कहा कि 2047 में भारत को विकसित भारत नंबर 1 बनाने का बजट है। क्या उस दिशा में वाकई हम चल रहे हैं या इस रोड मैप में हमको और कुछ बेहतर करने की ज़रूरत है कि तमाम राज्यों के
समावेश इसमें हो जाए, हर वर्ग को, जैसे कि बजट की भाषा की गई सबका बजट, तो सबको साथ लेकर वहां तक पहुंच पाए? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि जो कहा गया है कि 2047 तक भारत विश्व शक्ति बनेगा अर्थव्यवस्था में, बजट जो है और सरकार उस दिशा में काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं। एक बात समझ लीजिए, सरकार जो है वो विधायिका से संचालित होती है और वो नीतियां बनाती है, उनका क्रियान्वयन कार्यपालिका को करना होता है। तो जो भी सरकारें रही हैं केंद्र में, उन्होंने जो भी, चाहे कांग्रेस की रही हो, भाजपा की रही हो, नीतियों में किसी को कोई दिक्कत नहीं, समस्या खड़ी होती है क्रियान्वयन में। तो सरकार अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, इसके लिए कहीं ना कहीं क्रियान्वयन को भी ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा जो आपने सावधानी की बात कही है, सावधानी में हमको एक आधारभूत सिद्धांत जिसकी की चर्चा होती है लेकिन वो व्यवहार में कम दिखती है। वो जो चर्चा होती है, जैसे आत्मनिर्भर अगर आपको भारत बनाना है, या मान लीजिए मैं 3-4 लोगों का उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे महर्षि अगस्त की स्मृति आती है जिसमें उन्होंने समाज जीवन किस प्रकार सुंदर बनेगा उसका वर्णन आता है। तो आचार्य चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें समाज जीवन का वर्णन है। गांधी जी का जो ग्राम स्वराज है, या दीनदयाल जी का जो अंत्योदय है, एकात्म मानव दर्शन है, उसमें जो आता है, और जिसको मोदी जी ने अपने पहले कार्यकाल में एक कहा भी था कि लोकल पर वोकल होइए तब भारत आत्मनिर्भर बने। तो लोकल पर वोकल होने का मतलब यह है कि गांव की जरूरत गांव में पूरी हो, उसके बाद कोई चीज आए, गांव के व्यक्ति को गांव में रोजगार मिल सके। रोजगार के लिए हमको सरकार के आश्रित कम होना पड़े, गांव के संसाधनों में रोजगार का जन्म हो। एक छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहता हूं प्रभु जी, 1 मिनट में ज्यादा लूंगा। आने वाले समय की चुनौतियां क्या हैं? आने वाले समय की चुनौतियां 2 हैं, क्योंकि एक समय जो काम मनुष्य करता था वो काम अब मशीनें कर रही हैं। मैं क्योंकि गांव से आता हूं, एक जमाने में 20 आदमी मिलकर के एक खेत को काटते थे, अब एक मशीन है वो 20 खेत काट रही है। आज टीवी के एंकर हो गए हैं आर्टिफिशियल में, मनुष्य की अब एंकर की जरूरत नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीवी के एंकर हैं, रोबोट ऑपरेशन कर रहा है। इसका अर्थ है कि हमारे युवाओं के हाथ से रोजगार जा रहा है। अगर युवाओं के हाथ से रोजगार जा रहा है तो नीति और सिद्धांत के आधार पर इसका विकल्प क्या होगा? अब आप होटल में अगर जाएंगे तो खुद ही आप पर्ची दीजिए, खुद समोसा लीजिए, खुद डस्टबिन में डालिए, होटल के बैरे तक की नौकरी खत्म हो रही है। अगर आप मोबाइल से बैंकिंग कर रहे हैं तो बैंक की समझने की कोशिश करते हैं। राघव जी जुड़े हुए हैं। राघव भाई जी, ये जो रोजगार की बात चल रही है, लगातार तरक्की की बात हो रही है, क्या हमको ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश को जो ये जो अंतरिम बजट आया है, या आने वाला जो बजट है, इससे मध्य प्रदेश में हम जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, या जो विजन आप लोगों ने देखा था उसको कब तक पूरा कर पाएंगे, और क्या ये बजट, अंतरिम बजट, उसमें कहीं मददगार साबित हो रहा है? देखिए, अंतरिम बजट की दिशा तो सही है भारतवर्ष को आगे बढ़ाने के लिए, और आगे चलकर उसको सबसे अच्छे देशों की अर्थव्यवस्था में गिनती में लाने के लिए कार्य हो रहा है। ये बिल्कुल सही है। क्रियान्वयन जैसा भी हो वो अलग बात है, और सरकारें आगे कौन सी आएंगी वो भी एक अलग बात है। लेकिन कुल मिला के जैसे आप देखिए कि ग्रामीण आवास योजना है, अब उन्होंने कहा 5 लाख में 2 करोड़ आवास योजना और आवास और प्रदान करेंगे, तो उससे गरीबों को लाभ होगा। फिर मध्यम वर्गीय लोगों को भी उन्होंने कहा है कि हम आवास योजना में शामिल कर रहे हैं, उससे भी लाभ होगा। फिर ये भी कहा है कि प्रदेशों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान बगैर ब्याज के उनको कर्ज उपलब्ध कराएंगे, इससे भी लाभ होगा। पर्यटन की दिशा में सभी राज्यों में जहां जहां पर्यटनों की संभावना है वहां केंद्र मदद करेगी, और पर्यटन केंद्र खोले जाएंगे जगह जगह पर, तो उससे भी लाभ मिलेगा ही। आयुष्मान योजना में अभी इस बजट में ही उन्होंने ये घोषणा की है कि समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका और आशा कार्यकर्ता, इन सबको समावेश किया जाएगा, तो उनको भी 5 लाख रुपए की सुविधा मिलेगी चिकित्सा के लिए। तो इस प्रकार की योजना है। क्या भाई जी ये माने कि ये बजट में एक फुल प्रूफ बजट है, विकास की गति देने वाला है? संक्षेप में 1 लाइन में बताइए। हाँ, संक्षिप्त विकास की गति इससे प्रदान होगी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। बस क्रियान्वयन अच्छा होता रहे तो मैं समझता हूँ कि दिशा सही है।
जी बिल्कुल राघव जी कह रहे हैं, वित्त मंत्री रहे हैं कि इस बजट की दिशा सही है, बस क्रियान्वयन अच्छा होता रहे। आज की चर्चा में बस इतना ही। आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।